अ, नमस्कार साथियों, आप सबका जियोग्राफी बाय डॉक्टर ओझा सर क्लासेस में स्वागत है। एक बार पुनः कल जैसे चर्चा हुई थी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, हमने राजनीतिक विभाजन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन के बाद हम पुनः आते हैं और अपने विषय वस्तु को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कल आपने देखा था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को में स्थित देशों को हमने विभाजित किया था और आपको अवगत कराया था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। उत्तरी तट के जो देश हैं उसमें कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना के नीचे ब्राजील, ब्राजील के नीचे उरुग्वे, उरुग्वे के उत्तर पश्चिम में पराग्वे, पराग्वे के उत्तर पश्चिम में बोलीविया। फिर कोलंबिया के नीचे आते हैं तो इक्वाडोर, पेरू, पेरू के नीचे चिली और चिली के पूरब में अर्जेंटीना। तो ये आपका देशों का एक क्रम है। इन देशों में आप जानते ही हैं कि ब्राजील विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस चौथे सबसे बड़े महाद्वीप में विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ब्राजील का एक द्वीप है। ब्राजील को सांपों का देश और पक्षियों का देश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबद्ध एक द्वीप है गालापैगोस, जिसके ऊपर इक्वाडोर का अधिकार है और इस द्वीप पर का जो संबंध है ये सीधे सीधे पक्षियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक महान वैज्ञानिक थे डार्विन। इन्होंने डार्विन फिंच सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया कि पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है, पक्षियों की भी एक संरचना होती है। जैसे सामान्य जीव अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसी रूप में पक्षियां भी अपने आप को विकसित करती हैं और बेहतर बनाती हैं। उनका भी एक समाजीकरण है, उनकी भी एक शैली है। ये सारी चीजें उन्होंने डार्विन ने बताया था। उसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि एक सिद्धांत है वेगनर ने दिया था, जिग्सा-फिट सिद्धांत। जिग्सा-फिट सिद्धांत थ्योरी के अंतर्गत वेगनर महोदय ने बताया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ एक द्वीप है। ये अभी ऐसा उन्होंने इसलिए बताया कि जो इनकी प्राकृतिक संरचना है अफ्रीका महाद्वीप की और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, इन दोनों को अगर हम ले जाकर के व्यवस्थित करके स्थापित करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो जाकर के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप गिनी की खाड़ी के पास पूरा पूरा एडजस्ट हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए वेगनर महोदय ने जिग्सा-फिट थ्योरी दिया था और जिस जिग्सा-फिट थ्योरी में इन्होंने बताया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ महाद्वीप है और ये दोनों पहले एक ही स्थलखंड के भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें रही। अब आपको इसमें जैसे बताया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आप जान लीजिए कि विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीपों की चर्चा होती है तो उसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीप है। यहां पर 40% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। यहां 40% भूभाग पर वन पाया जाता है। और एक विषय वस्तु की बात करते हैं अगर, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश ऐसा है कोलंबिया, जो कि 2 महासागरों पर स्थित है, जो 2 महासागरों पर स्थित है। पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर और उत्तर की ओर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर पर बैरंक्यूला बंदरगाह है और प्रशांत महासागर पर कोलंबिया का कार्टाजीना बंदरगाह स्थित है। तो ये सब चीजों पे आगे चर्चा हम लोग करेंगे जब इनकी
समग्र विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अभी जो मूलभूत बातें हैं वो ये हैं कि दो महासागरों के तट पर स्थित रहने वाला देश कौन सा है, तो उसमें आता है आपका कोलंबिया, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों महासागरों के तट पर अवस्थित है। फिर आपकी बात आती है स्थलरुद्ध देशों में। इस महाद्वीप में दो ऐसे देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रियों के रूप में जाने जाते हैं। उसमें बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे दो ऐसे देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। स्थल रुद्ध देश के रूप में इनकी पहचान है। अब आपसे एक प्रश्न यहां और बनता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वे कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं ब्राजील के साथ नहीं लगती। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वे कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं ब्राजील के साथ नहीं लगती हैं या ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। जब ये प्रश्न आता है तो आप लोग एकदम फ्री माइंड से देख लीजिए स्पष्ट होकर के कि ब्राजील के साथ किन दो देशों की सीमा नहीं लग रही है। तो ब्राजील के साथ एक देश है इक्वाडोर और दूसरा देश है चिली। चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी समस्त देशों की सीमाएं ब्राजील की सीमा को स्पर्श करती हैं, उनके साथ संलग्न है। तो आपको अब ये बताने में असुविधा नहीं होगी कि किन दो देशों में की सीमाएं ब्राजील के साथ नहीं लगती हैं। तो इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके बाकी समस्त देशों की सीमाएं ब्राजील के साथ लगती हैं। बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक पठार पाया जाता है, बोलीविया का पठार। इस पठार पर दो झीलें पाई जाती हैं, एक है टीटीकाका झील और दूसरा है पोपो झील। टीटीकाका झील विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित एक नौगम्य झील है जो कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। पोपो झील बोलीविया के पठार पर स्थित बोलीविया में स्थित एक झील है। यहीं पर विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर लापाज स्थित है, बोलीविया के पठार पर। बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर के नाम से जाना जाता है। और विश्व की दूसरी सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है, इसकी जब चर्चा होती है तो उसमें आती है क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो विश्व की दूसरी सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। ये छोटी छोटी बातें थी जिसको आज चर्चा करना था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला चरण है वो आता है वाटर बॉडीज के लिए। तो एक मिनट में हम इसको हटा देते हैं, हटा करके एक नया स्केच ड्रॉ करते हैं जिसको आप लोग कंप्लीट करिए। अब आपके सामने हम आज शुरू कर रहे हैं वाटर बॉडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की वाटर बॉडीज। और इसके क्रम में हम आते हैं, फिर से एक बार वही स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। यह है ग्रेट मैरकेबो की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, इसी से संलग्न लगा हुआ है पतला सा चिली। यहां पर यह है उरुग्वे,
ये है पराग्वे, बोलीविया, ये है अर्जेंटीना, ये है ब्राजील। ये इतने देश हैं। अब एक नदी है, मैरकेबो नदी। नदी है मैरकेबो नदी। और मैरकेबो नदी जाकर के डैरियन की खाड़ी में गिरती है, और यहां से ये है तुम्हारा पनामा, स्थलखंड से जुड़ी हुई है। डैरियन की खाड़ी में जाकर के मैरकेबो की नदी आपकी गिरती है। यहां पे ये एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं मैरकेबो की खाड़ी। सॉरी, मैगडेलना नदी है, मैरकेबो इसको कहा गया। मैगडेलना नदी है और यह है मैरकेबो की खाड़ी। मैरकेबो की खाड़ी। मैरकेबो की खाड़ी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेट्रोलियम के भंडार के लिए जानी जाती है। वेनेजुएला, वेनेजुएला विश्व सुंदरियों के देश के लिए जाना जाता है। वेनेजुएला अपनी गलत आर्थिक नीति की वजह से विश्व का सबसे बड़ा महंगाई वाला शहर है। यहां पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारियों को दूर करने के लिए क्या किया, बड़े पैमाने पर इन्होंने रुपए को छापा और रुपए को क्या कर दिया, 20-20 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक के खाते में डाल दिया। अब इससे क्या हो गया कि एक सामान्य व्यक्ति, मतलब समानता, जो असमानता होती है, असमानता ही किसी भी कार्य की, किसी भी समाज की प्रगति का एक सहायक तंत्र होता है। जब तक मांग नहीं होगी कार्य कोई करेगा नहीं। कोई रिक्शा क्यों चलाता है? क्योंकि उसको पैसे की मांग है। और कोई रिक्शे पे इसलिए बैठता है कि उसके पास पैसा है, समय की बचत करनी है। तो हर व्यक्ति को मांग रहती है। लेकिन जब सबके खाते में 50-50 लाख रुपए पहुंच गए तो कोई किसी को डिमांड नहीं थी। अब आपको एक कप चाय पीना होगा तो चाय भी 2.5 लाख रुपए की यहां पर मिलती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, पीना हो पियो, ना पीना हो मत पियो। तो लोगों को क्या होता है, जिसको नीड रहती है वो ज्यादा पैसा खर्च करके अपना कार्य को करता है। यहां पे सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी बहुत महंगे मिलते हैं। और चूंकि विश्व सुंदरियों का देश, सब विश्व की सर्वाधिक विश्व सुंदरियां यहीं से निकलती हैं, वेनेजुएला से। तो इनकी जो संरचनाएं हैं, आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना, ये सब संरचनाओं में गलत नीतियों की वजह से आज ये महंगाई की मार झेलने वाला विश्व का इकलौता देश है, जहां पे सबसे ज्यादा महंगाई पाई जाती है। इस पे चर्चा होगी, जब आर्थिक भूगोल पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। पेरू से एक नदी निकलती है जो कि ब्राजील के तट तक आती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण, विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण अमेजन नदी के डेल्टाई क्षेत्र में औषाधीकरण की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण इसका बंदरगाह शहर मकापा में बड़े एवं भारी जहाज नहीं आ पाते। यहां पर 60 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा एक औषधों के जमा होने से डेल्टा का निर्माण हो गया है। और उस डेल्टा के कारण
यहां पर बड़े एवं भारी जहाज नहीं आ पाते हैं, हल्के एवं छोटे जहाज ही यहां पर आ पाते हैं। औषाधीकरण की समस्या को दूर करने के कारण, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति का सबसे सस्ता आधार सस्ता जल परिवहन होता है। अगर किसी को विकास करना है तो उसको सस्ते जल परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे ब्राजील की उच्च भूमि से, यह है ब्राजील की उच्च भूमि, ब्राजील की उच्च भूमि है और इस ब्राजील की उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है टोकेंटिस नदी। एक नदी है निकलती है, नदी का नाम है टोकेंटिस नदी। यहां लिख देते हैं, नदी है टोकेंटिस नदी। और इस टोकेंटिस नदी पर एक बंदरगाह शहर बसाया गया था, नाम है बेलेम। टोकेंटिस नदी पर एक बंदरगाह बनाया गया है बेलेम, और इसी बेलम बंदरगाह पर अमेजन का मुख्य बंदरगाह बनाया गया है। जो बड़े जहाज मकापा तक नहीं जा पा रहे थे, उस बड़े जहाजों को हम बेलम तक ले आते हैं, बेलम पे रोकते हैं, बेलम से सामान लाते हैं यहां तक पर, और यहां से सड़क मार्ग के द्वारा, यहां से सड़क मार्ग के द्वारा इसको हम पहुंचाते हैं अमेजन नदी पर, और इसको ले जाकर के अंदरूनी भागों में फिर सस्ते जल परिवहन के द्वारा उस सामान को पहुंचाया जाता है ब्राजील के अंदरून आंतरिक क्षेत्रों में। फिर बात आती है, एक स्थान ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। इसे बोला जाता है रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा एक ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख या एस्चुरी, ये नदियों के द्वारा, क्योंकि इसमें तीन तीन नदियां आकर के गिरती हैं, तो नदियों के द्वारा भी इसकी जो बाहरी परत है उसको अपने अपर्दन की क्रिया होती है, मिट्टियों को काटती हैं, जिससे अंदर की तरफ एक स्पेस बन जाता है, उसी स्पेस को ज्वार नदमुख कहा जाता है। और समुद्रों के द्वारा ज्वार भाटा आता रहता है, लहरें जो आती हैं टकराती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, पत्थरों को काटती हैं, और पत्थरों को काट करके एक स्थान बनाती हैं, जिसे को ही एस्चुरी कहा जाता है या ज्वार नदमुख बोला जाता है। उसके बाद हम जैसे ही रियो डी ला प्लाटा से नीचे आते हैं, एक खाड़ी ये मिलती है, एक खाड़ी ये मिलती है। इन दोनों खाड़ियों को क्या कहते हैं, तो एक खाड़ी है इसमें रियो डी ला प्लाटा के बाद, ये वाली जो दूसरी खाड़ी है इसको बोलते हैं वाहिया ब्लाका। वाहिया ब्लाका। और वाहिया ब्लाका के बाद जो तीसरी खाड़ी आती है उसको बोलते हैं सैन मैटियास। इसे बोला जाता है सैन मैटियास। उसके बाद एक प्रायद्वीप की संरचना मिलती है, और इस प्रायद्वीप को वासजेस प्रायद्वीप या वाल्देस प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे वाल्देस प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। फिर दो खाड़ियां और हैं नीचे की तरफ, इन खाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो इन खाड़ियों को बोला जाता है सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी और ग्रांडे की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी और ग्रांडे की खाड़ी, और यहीं पर एक द्वीप की संरचना है जिसको बोलते हैं फॉकलैंड।
और ये यूके का द्वीप है। फॉकलैंड, और ये किसका द्वीप है? यूके का द्वीप है। यहां पर एक जल संधि पाई जाती है जिसको मैगलन जल संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे मैगलन जल संधि के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें रही जो कि आपको देखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रियो डी ला प्लाटा में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं। तो यहां पर जो नदी गिरती है, एक नदी गिरती है उरुग्वे नदी और दूसरी नदी है पराग्वे नदी। उरुग्वे और पराग्वे। उरुग्वे नदी और दूसरी नदी है पराग्वे नदी। एक नदी है पराना नदी, एक नदी है पराना नदी, और पराना जो है जाकर के ये पराना और उरुग्वे ये आ रही है कुछ इस तरीके की इसमें संरचना देखने को मिलती है। तो उरुग्वे नदी, पराना नदी, पराग्वे नदियां, और ये तीनों नदियां जाकर के कहां गिरती हैं? रियो डी ला प्लाटा में जाके गिरती है। अमेजन नदी, अमेजन नदी की जो उत्तरी तट की सहायक है नेग्रो नदी। अमेजन की एक उत्तरी तट की सहायक नदी है, उसको बोलते हैं नेग्रो नदी। और इस नेग्रो नदी जहां पर आकर के मिलती है, वहां पर जहां इनका दोनों का संगम होता है, वहां पे ब्राजील का मनाउस शहर स्थित है। ब्राजील का मनाउस शहर स्थित है। मनाउस शहर रबड़ का के लिए जाना जाता है। मनाउस शहर रबड़ के लिए जाना जाता है। कोको और कहवा, कोको और कहवा, कोको जिससे चॉकलेट बनाया जाता है और कहवा कॉफी है। ब्राजील में बड़े पैमाने पर कहवा की खेती की जाती है। यहां कहवा के जो बागान हैं, उन बागानों को फजेंडा के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है कि ब्राजील के जो कहवा के बागान थे, ये 8 से 10 साल पुराने हो चुके हैं, जिससे यहां पर नए कहवा के पेड़ लगाए गए हैं, बागान लगाए गए हैं। लेकिन अभी इन बागानों से उतनी मात्रा में उत्पादन कहवा का नहीं हो रहा है। बावजूद उसके विश्व के जो मतलब कि कहवा का जो उत्पादन है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, किंतु अभी भी ब्राजील विश्व का सर्वोच्च कहवा उत्पादक देशों में गिना जाता है। अभी ब्राजील के इस कहवा में आई गिरावट के कारण, कमी के कारण, कोलंबिया में एंडीज पर्वत के ढलानों पर नए कहवा के बागान लगाए गए हैं, जहां से बड़े पैमाने पे कहवा को उत्पादित किया जा रहा है। तो ये रहा आपका वाटर बॉडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें आपकी कई सारी चीजें चर्चा चलती रहेगी। रियो डी ला प्लाटा क्या है, वाहिया ब्लाका में क्या है, सैन मैटियास में क्या है, इन सब चीजों पे धीरे धीरे हम आप चर्चा करते रहेंगे। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि आप इनकी बाहरी संरचनाओं से परिचित होइए। यहां पर एक नदी है, एक उच्च भूमि पाई जाती है, सूरीनाम इन सब स्थानों पर गुयाना की उच्च भूमि। यहां पर एक उच्च भूमि पाई जाती है, नाम है गुयाना की उच्च भूमि। गुयाना की उच्च भूमि। और गुयाना की उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ओरिनिको नदी।
उस नदी को बोलते हैं ओरिनीको नदी। ओरिनीको नदी की एक सहायक है, नाम है चिवरिन नदी। नाम है चिवरिन या केराव नदी। और इसी चिवरिन या केराव नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल वेनेजुएला में स्थित है। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा रहा इसके लिए आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं आप लोगों के पास सहजता के साथ उपलब्ध हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।